मैं डॉक्टर तुलिका हूँ और मैं देहरादून में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं अपने एक पेशेंट के केस के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। इनकी शादी के लगभग 6 साल हो गए हैं और 6 सालों में लगभग 3 मिसकैरेजेस इनके हुए हैं। पहला मिसकैरेज इनका 2019 में अपने आप ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी शादी के कुछ ही महीने के बाद, जिसके कारण इनका डीएनसी करना पड़ा, सफाई जिसे कहते हैं। दूसरा मिसकैरेज इनका 2020 मतलब 1 साल बाद हुआ और उसमें भी सेम स्थिति हुई कि अपने आप पीरियड 1-2 महीने चढ़ते थे, अपने आप ब्लीडिंग हो गई और उसके कारण उनका डीएनसी करना पड़ा। और जो तीसरा है वो 2 साल पहले की बात है, मतलब वही 2022 की बात है। उसमें बच्चे की ग्रोथ नहीं आई, मतलब हार्ट बीट नहीं आई, जिसके कारण उनकी डीएनसी करनी पड़ी। मतलब रिपीटेड इनके 3 मिसकैरेज की हिस्ट्री है, 3 लगातार एबॉर्शंस की हिस्ट्री है। जो लास्ट डीएनसी हुई उसके बाद इनकी जो पीरियड है लगभग 8 महीने के लिए बंद हो गए और जो बंद हुए तो वो लगभग 8 महीने के बाद फिर इन्होंने कुछ ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद पीरियड स्टार्ट हुए। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आप डीएनसी कराओ तो ये हमेशा ध्यान रखो कि कोई रेप्यूटेड जगह, रेप्यूटेड प्लेस, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर और जो आपका कर रहा है डीएनसी वो आपकी पूरी हिस्ट्री अच्छे से जान रहा हो, ताकि वो औजारों को बहुत ज़्यादा अंदर ना ले जाके बहुत ज़्यादा उसको क्यूरेट ना करे, मतलब यूट्रस की लाइनिंग को बहुत ज़्यादा ना खकोरे। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा उसे खकोर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्यूरेट कर दिया जाता है, तो लाइनिंग ख़राब हो जाती है। लाइनिंग ख़राब होने के कारण क्या होता है कि बहुत बार पीरियड रुक जाते हैं, या रुकने के बाद भी अगर आते भी हैं तो बहुत कम पीरियड आएंगे, या आएंगे भी तो बहुत खुल के नहीं आएंगे। खुल के ना आने के कारण क्या होता है कि पेशेंट को कंसीव करने में कभी कभी दिक्कत आती है, क्योंकि जब उसका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो यूट्रस की लाइनिंग ठीक से नहीं बन पाती है, जो हमें लगभग 7 to 8 mm चाहिए फर्टिलाइजेशन के वक्त, वो नहीं बन पाती है। तो बबीता, आप मुझे ये बताओ कि लास्ट जो आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए लगभग 6-7 महीने पहले, तो आपकी लगभग ये सारी हिस्ट्री थी। तो इन सारी हिस्ट्री के साथ आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की गई। उसमें लगभग 2 महीने आप नहीं आए, है ना? 2 महीने मिस कर गैप हो गया था। बाकी उसके बाद आपने लगातार कंटिन्यू ट्रीटमेंट ली। उसमें 2-3 महीने जो आपने ट्रीटमेंट ली उसमें एग बनते थे, लाइनिंग ठीक नहीं बनती थी। एग क्या रप्चर होते थे या नहीं होते थे? आपने जो इंजेक्शंस दिए थे उसके ट्रीटमेंट के बाद रप्चर होने लगे थे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि एक बार आपकी वो सिस्ट बन गई थी, हेमरेजिक सिस्ट बन गई थी। बट लाइनिंग का प्रॉब्लम हमेशा रहा, कंटिन्यूअस रहा। कभी भी 6 mm 7 mm तक लाइनिंग अच्छे से नहीं बन पाती थी। तो उसके बाद हस्बैंड की भी जांच हुई, फिर नलियों की भी जांच हुई, लास्ट मंथ आपकी ट्यूब की भी टेस्ट हुई और इस मंथ आपकी लाइनिंग काफ़ी अच्छी बनी है ना, 8 mm तक, जहाँ तक मुझे ध्यान है ट्रिपल लेयर 8 mm तक बन गई थी। और कितने एग लगभग मुझे ध्यान है 2 एग रप्चर हुए थे, 2 एग रप्चर हुए दोनों ओवरीज में। और उसके साथ फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट इनकी पॉजिटिव आई और जो 22 जून को इनकी अल्ट्रासाउंड हुई उसमें 1 मंथ में ना मेरा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आ गया था। दैट्स गुड, कांग्रेचुलेशंस। और 7 जुलाई के लगभग इनका जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें बच्चे की दिल की धड़कन भी आ गई थी। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब ऐसे मरीज़ों का जिनका 3 बार लगातार एबॉर्शन हो चुका है, उनको शुरू से ही फॉलिक एसिड की ट्रीटमेंट, विटामिन डी का सप्लीमेंट, लाइनिंग अच्छे से बने उसके लिए एस्ट्रोजन का सप्लीमेंट और कुछ ड्रग्स होते हैं जो नीचे से इंसर्ट किए जाते हैं, वो सब दिया जाता है। एक बार पेशेंट जब प्रेग्नेंट हो गई तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो भारी सामान ना उठाए, अपना जो प्रेगनेंसी का जो प्रिकॉशंस है वो फॉलो करे। लेकिन उन सब के साथ ड्रग का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रग का ट्रीटमेंट मतलब वैसी चीज़ें, वैसा ड्रग्स देना जिससे बच्चा यूट्रस की लाइनिंग में अच्छे से चिपके, दूसरी की उसकी दिल की धड़कन आके दोबारा गायब ना हो। तो उसके लिए रात की एक दवा, एक एस्पिरिन चलती है और एक थाइस के इंजेक्शंस लगते हैं। बाकी जो ध्यान है, परहेज़ है, वो ये फॉलो करते रहेंगे और आगे उम्मीद है कि इनकी 9 महीने की जो ट्रीटमेंट होगी सफलतापूर्वक रहेगी और सब कुछ अच्छा रहेगा। थैंक यू।